आप सब अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संवैधानिक अनवरत अध्ययन में, हम लोग अध्ययन कर चुके थे निर्वाचन तक। निर्वाचन के पश्चात अगर देखेंगे तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। वहां तक अध्ययन करने के पश्चात आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की राजभाषा के संबंध में। राजभाषा के संबंध में जैसे देखा होगा, भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं और उन विविधताओं के साथ हिंदुस्तान में भाषाई विविधता भी पाई जाती है। उस विविधता के संबंध में बात करें तो आपने सुना होगा एक कहावत कि कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। मतलब यहां पर भाषाओं की विविधता है और उन भाषाओं की विविधता को लेकर के आजाद हिंदुस्तान की संविधान सभा में इसे राजभाषा को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा और बहस चलती रही और अंततः इसे एक तिथि आती है 14 सितंबर 1949 के, और उस तिथि को आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया और सारे विवाद निपटा दिए गए। अर्थात हिंदुस्तान की वर्तमान समय में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान। तो राजभाषा के संबंध में देखेंगे एक भाग है भाग 17 और 17 में क्या उपबंध किए गए हैं राजभाषा के संबंध में। राजभाषा यहां पर ध्यान रखेंगे, राजभाषा का मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज से। किससे? ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके संबंध में जो प्रावधान राजभाषा के संबंध में किए गए हैं वो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के मध्य, ये राजभाषा के संबंध में। भाग 17 में क्या है राजभाषा। राजभाषा का तात्पर्य क्या है? राजभाषा का तात्पर्य है ऑफिशियल लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में राज्य के राजकाज निपटाए जाए उस भाषा के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य किया गया है। और राजभाषा के संबंध में देखें तो क्या होता है, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कैसा? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने में यह दर्जा कैसा रहा? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और यह दर्जा कैसा रखा गया? हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। भारत की राजभाषा बनाया गया, राजभाषा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं या अध्ययन नहीं करते हैं तो उनकी एक समस्या रहती है कि राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। कैसी? ना कि राष्ट्रभाषा। यह आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रभाषा किसी हिंदुस्तान का न तो कोई राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर देश है, उसी तरीके से हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदुस्तान की राजभाषा या राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसे कब दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को देश का हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें कि 343 से लेकर के 351, ये तो भाग 17 में उपबंध है। अन्य स्थानों पर कहां पर भाषाओं के संबंध में उपबंध है? अन्य कहां पर है? अन्य संविधान के किस किस पार्ट में? तो देखेंगे एक 8वीं अनुसूची आती है। क्या आती है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के संबंध में जिक्र है। किसमें? भाषाओं के संबंध में। और ये भाषाओं के संबंध में जो जिक्र किया गया है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आगे चल करके हम इसको डिफाइन करेंगे कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये 22 भाषाएं वहां पर दर्ज की गई। दूसरी बात करें कि और क्या अन्य उपबंध है, तो एक आर्टिकल 29 पढ़ते हैं और एक आर्टिकल 30 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 29 में और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में या अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा को संरक्षित, अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने के संबंध में उपबंध किए गए 29 में। और 30 में कहा गया है कि वो अपनी भाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूल, कॉलेज, संस्था या निकाय बना सकते हैं। ये संबंध में प्रावधान 29 और 30 में किया गया है। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकारों के तहत ये उपबंध किए गए। और
आगे चल करके देखें तो भाग 5 में एक अनुच्छेद 20 है और भाग 6 में एक अनुच्छेद 210 है। पूर्व के आप क्लासों में देखेंगे तो मैंने इसको पढ़ा रखा है, फिर भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। अभी अन्य उपबंध क्या प्रावधान किए गए हैं, तो अन्य उपबंधों के संबंध में देखेंगे तो 8वीं अनुसूची आपको अध्ययन करना चाहिए। अनुच्छेद 29, 30 से 120 और 210 के संबंध में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लिखाया जा सकता है कि राजभाषा के संबंध में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बंद किया गया है। इसके पश्चात इसके अलावा भाषाओं के संबंध में अन्य उपबंध भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में, किन भागों में किए गए हैं, इस संबंध में आप क्या बताएंगे। तो अगर यहां पर चर्चा हम लोग करना शुरू करें तो यहां पर देखेंगे कि यह प्रावधान अन्य है और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बंदे ये प्रावधान किए गए। तो आज पहले हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 343 से 351 के संबंध में कि क्या क्या उपबंध किए गए। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 343। तो 343 में क्या कहा गया है? 343 में प्रावधान किया गया है कि हिंदी क्या होगी? हिंदी भारत की राजभाषा होगी और क्या होगा? उसकी लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। और उसके बाद क्या किया जाएगा? उस पे जो अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर हम लोग बात करें अनुच्छेद 343 की, अनुच्छेद 343 के संबंध में, तो 343 के संबंध में क्या जिक्र किया गया है? तो 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। अब संघ की राजभाषा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो संघ की राजभाषा जो होगी वो क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। और इसकी लिपि जो होगी वो लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। कैसी लिपि? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि। और अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा वो अंक जो होंगे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यह बात ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343(1) में क्या उपबंध किया गया है? संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसकी लिपि क्या होगी? तो देवनागरी लिपि होगी। और अंकों का प्रयोग जो इसमें किया जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंकों का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये प्रावधान क्या किया गया, तो इसी के तहत एक दूसरी बात देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना या भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया तो यहां पर एक प्रावधान किया गया। प्रावधान क्या किया गया? कहा गया कि 15 वर्षों के लिए संघ की जो भाषा होगी या संघ के जो कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, या फिर जो कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाते रहे उनका संचालन 15 वर्षों तक, 15 वर्षों का तात्पर्य निकलता है 1965 तक। 1965 तक जहां पर हिंदी का, अंग्रेजी का प्रयोग संघ की राजभाषा के रूप में किया जा रहा था वहां उसका प्रयोग संचालित रहेगा। फिर बात आ गई कि 1965 के पश्चात संसद को यह अधिकार होगा कि चाहे तो उसे बढ़ा दे और चाहे तो उसे समाप्त कर दे। तो 1965 में संसद ने क्या किया? संसद के द्वारा या संसद ने एक प्रावधान किया। क्या कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ क्या किया जाएगा? हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी क्या किया जाएगा? संघ के कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। यह प्रावधान कर दिया गया और तब से आज तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संघ के कार्य संचालित हो रहे हैं। यह प्रावधान 1965 में संसद द्वारा कर दिए गए। तो आर्टिकल 343 में आपको पहली बात ये ध्यान रखना है, संघ की राजभाषा क्या होगी? तो हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने से कहा गया कि लागू होने से 15 वर्षों के लिए संघ के कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। और जब 1965 आया तो 1965 में संसद को यह शक्ति प्राप्त थी कि चाहेगी तो अंग्रेजी को समाप्त कर देगी और हिंदी को स्टेब्लिश कर लेगी। लेकिन संसद ने प्रावधान किया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों संघ के राज्यकाज में प्रयोग की जाएंगी। और आज देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी में ही संसद के या संघ के राज्यकाज
आयोजित किए जाते हैं या राजकीय कार्य संचालित किए जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद चले तो अनुच्छेद फिर बात करते हैं 344 की। अगर 344 पर बात करें तो राजभाषा आयोग के संबंध में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? राजभाषा आयोग। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो यह कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया कि एक आर्टिकल 344 और आर्टिकल 344 में कहा गया है राजभाषा आयोग। किसकी? राजभाषा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। राजभाषा आयोग के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो कहा गया अनुच्छेद 344 के तहत संविधान के लागू होने से 5 वर्षों पर और इसके पश्चात प्रति 10 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। किसका? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और ये जो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कौन बनाया गया? अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष थे बीजी खीर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसका तात्पर्य है बाल गंगाधर खेर। ये ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये आपका पहला ध्यान रखना है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में किया गया। अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो बीजी खेर बनाए गए। और क्या है, किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा। और क्या प्रावधान किए गए थे? तो यह राजभाषा आयोग के संबंध। राजभाषा आयोग क्या करेगा? इस संबंध में सिफारिशें पेश करेगा कि किस तरीके से संघ की भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए और उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। सुझाव देने का प्रावधान है कि किस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में अबाध रूप से संचालित किया जाए, अबाध रूप से उसको प्रसारित किया जाए। इस संबंध में प्रावधान देने के संबंध में उपबंध किया गया। अब हम लोग अगर बात करें इसके पश्चात तो आप देखेंगे अनुच्छेद 345 की बात। 345 में राज्यों की राजभाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। किसकी? राज्यों की राजभाषा के संबंध में उपबंध किया गया है कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 345 की बात करते हैं तो 345 में क्या किया गया है? राज्यों की राजभाषा के संबंध में उपबंध किया गया है कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी। तो राज्यों की राजभाषा देखें तो राज्यों के पास विकल्प है कि राज्य अपनी राजभाषा क्या कर सकते हैं? हिंदी को भी बना सकते हैं। हिंदी के अलावा अगर चाहें तो वो अपनी अन्य भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। और राज्य की राजभाषाएं एक से अधिक हो सकती हैं। राज्यों की राजभाषाएं एक से अधिक हो सकती हैं। अब देखेंगे हिंदी संघ की राजभाषा है। किसकी? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है? राजभाषा है हिंदी। अब संघ की राजभाषा हिंदी के अलावा यहां पर प्लस कर ली 9 उत्तर भारत के राज्य ऐसे हैं जहां की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। और अन्य राज्यों में देखेंगे इसका प्रावधान अन्य द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में। प्राथमिक राजभाषा उनकी जैसे मराठी हो गई, सेकंड में इसको डाल दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा प्रथम दृष्टया कौन है? हिंदी। तो 9 राज्यों की राजभाषा के साथ साथ क्या है? हिंदी संघ की भी राजभाषा है। अब और बात करें कि कुछ ऐसे राज्य हैं तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। निमेना एक ये कोड ध्यान रखिएगा। ना से इसका तात्पर्य है नागालैंड। एक में से ध्यान रखिएगा मेघालय है। और मी से ध्यान रखिएगा मिजोरम। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं। मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। इनकी राजभाषा क्या है? तो इनकी राजभाषा अंग्रेजी। ये आपको ध्यान रखना है कि इन 3 ऐसे राज्य हैं जहां की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में
अंग्रेजों का प्रभाव इस तरीके से रहा कि ईसाई मिशनरियों ने वहां अध्ययन अध्यापन का कार्य अधिक कराया, और इसका तात्पर्य निकलता है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की राजकीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी, और 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, और हिंदी संघ की भी राजभाषा है। तो राज्यों की राजभाषा के संबंध में, और किसी एक राज्य की राजभाषा एक से अधिक हो सकती है। जैसे आप यूपी का हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक तो राजभाषा हिंदी हो गई, द्वितीय और तृतीय राजभाषा कौन सी है, द्वितीय और तृतीय स्थान पर राजभाषाएं कौन कौन सी है। तो ये हो गई, आप ध्यान रखेंगे 345 में राज्यों की राजभाषा, और राज्यों की राजभाषा एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि उसकी प्रथम राजभाषा हिंदी कितने राज्यों की है, तो 9 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है। और क्या है, हिंदी संघ की भी राजभाषा है, और 3 ऐसे राज्य आपको मिल रहे हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 345 में प्रावधान किया गया है राज्यों की राजभाषा के संबंध में। आगे चल करके बात करें हम लोग, तो एक आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल 348। 348 में देखेंगे प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों की भाषा, और इसके अलावा राज्य विधानमंडलों में पारित किए जाने वाले विधेयकों और अधिनियमों की भाषा के संबंध में। आर्टिकल 348 की बात करें तो 348 में यह ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, इनमें जहां पर जो विधेयक और अधिनियम पेश किए जाएंगे, विधेयक और अधिनियम पेश किए जाएंगे। आर्टिकल 348 में क्या प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यहां पर जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी इसका कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। किसमें, अंग्रेजी भाषा में, और इसके अलावा हिंदी में, क्योंकि संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी में इसका कार्य संचालित किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़े हिंदी और अंग्रेजी में ही संसद के जो विधेयक और अधिनियम पास किए जाएंगे, इनकी भी भाषा अंग्रेजी और हिंदी होगी। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, अंग्रेजी और हिंदी होगी। अभी आप दो आर्टिकल पढ़ेंगे, 110 और 120 और 210, दोनों आर्टिकलों में बात की गई कि विधेयक और अधिनियम तो पेश किए जाएंगे हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, लेकिन अगर कोई सदस्य राज्य विधानमंडल या संसद में अपनी अभिव्यक्ति किसी दूसरी भाषा में करना चाहता है तो लोकसभा या राज्यसभा के लिए वहां का जो अध्यक्षता कर रहा होगा वो उसे उस भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी राज्य का विधानमंडल ये चाहता है कि उस राज्य के विधानमंडल में, उस राज्य के हाई कोर्ट में अगर उस राज्य की राजभाषा प्रयोग की जाए, जैसे तमिलनाडु हो गया, तो वहां के तमिलनाडु के हाई कोर्ट में अंग्रेजी में तो कार्य होगा ही होगा, लेकिन वहां की राजभाषा में भी कार्य हो, वहां के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए वहां की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति मिले, तो वो प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ये उपबंध भी वहां पर किया गया है। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल में अगर वहां का संचालन हिंदी या अंग्रेजी के अलावा वहां की राजभाषा में किए जाने का प्रावधान किया जाता है, तो उस राज्य के विधानमंडल में जो विधेयक या अधिनियम आएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उस भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 348 आपको ध्यान रखना है। 348 में ये उपबंध किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किए गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस भाग के अंतर्गत, तो एक आर्टिकल 350 का है। 350 का में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी, 350 का, इस पे ध्यान रखना है। 350 का में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा को क्या किया जाए, मातृभाषा में। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए उसके लिए क्या है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में बेहतर सीख सकते हैं। उनको अगर हिंदी और अंग्रेजी से जोड़ा जाएगा तो शायद उतनी आसानी से नहीं सीख सकते हैं। तो मदर टंग की बात कहां पर की गई, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने के संबंध में उपबंध किसमें है, अनुच्छेद 350 में। और 350 खा की बात करें तो 350 खा में क्या प्रावधान किया गया
गया है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आयुक्त या विशेष अधिकारी, विशेष आयुक्त या विशेष अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि इनके संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों की सहायता के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त, कौन से अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब एक आर्टिकल बनता है अनुच्छेद 351। 351 में क्या उपबंध किया गया है? 351 के तहत कहा गया है कि संघ को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, या राजभाषा, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया? प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 351 में किया गया कि संघ हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा और अधिकांशता देखा होगा आपने, विभिन्न तरीके के वो कार्य संचालित आयोजन करता रहता है जिससे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच सके। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विशेष उपबंध करता रहता है। अब ये ध्यान रखेंगे, ये तो बात हो गई राजभाषा के संबंध में आर्टिकल 343 से 351 के संबंध में। अगर आपसे मेंस में प्रश्न पूछ लिया जाए या इंटरव्यू में आपसे कह दिया जाए कि आप राजभाषा के संबंध में जो उपबंध भाग 17 में नहीं किए गए हैं उसके अलावा कहां कहां पर उपबंध किए गए हैं, तो अन्य स्थानों पर उपबंध के संबंध में मैं आपको एक खाका बना देता हूं, एक स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं, उसी स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखें तो क्या क्या उपबंध किए गए? अन्य प्रावधान या अन्य उपबंध, अन्य स्थानों पर उपबंध किसके संबंध में? भाषा संबंधी अन्य उपबंध, भाग 17 को छोड़ करके भाषा के संबंध में अन्य जगह उपबंध, अन्य अनुच्छेदों में उपबंध। तो कहां कहां पर किए गए? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अन्य स्थानों पर कहां पर उपबंध किए गए। तो एक अनुसूची 8 ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अनुसूची 8 ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से। अब भाषाओं से अगर बात करें तो इस पे क्या किया गया है? इस पे पहले 14 भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, तो कितनी हो गई? 15। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, तो 18 हो गई, और फिर 4 जोड़ दी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, तो संख्या कितनी हो गई? 22। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र है। मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाओं का जिक्र था। ये आप ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 29 की बात कर ले तो फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संबंध में, तो अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति का, अपनी लिपि का और अपनी भाषा का, अपनी भाषा और लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। भाषा और लिपि के या संस्कृति के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया। तो भाषा और लिपि का संरक्षण अल्पसंख्यकों को भी प्रदान किया गया है। फिर अगर देखेंगे आर्टिकल 30 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 30 में अल्पसंख्यक अपनी भाषा और लिपि को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्कूल, संस्थान या कॉलेज या अन्य तरीके के संस्थाएं या निकाय बना सकते हैं, संस्थाएं या निकाय का गठन कर सकते हैं, और ये विभिन्न तरीके की अपनी अपनी भाषाओं को क्या कर सकते हैं? अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भाषाई, जातिगत और धार्मिक विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, और विविधताओं के इस देश में विविधता बरकरार रहे, इसके लिए अनुच्छेद 30 के तहत यह उपबंध अल्पसंख्यकों के संबंध में किया गया कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद के कॉलेज, संस्थान और निकाय अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने के लिए कर सकते हैं और उनका शासन प्रशासन चलाएंगे। ये प्रावधान अनुच्छेद 30 में किए गए। अब आर्टिकल 120 की बात करें और आर्टिकल 210 की बात करें, तो यहां पर 2 अनुच्छेद की जब बात करेंगे, 120 और 210, तो यहां पर क्या किया गया है? यहां पर संसद के संबंध में प्रावधान किया गया है कि संसद क्या करेगी? संसद में अगर कोई विधेयक या अधिनियम आता है तो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आएगा,
अब क्या है, विधेयक या अधिनियम की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन अगर कोई सदस्य अन्य भाषा में, कोई सदस्य अन्य भाषा में अभिव्यक्त करना चाहता है, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में अभिव्यक्त करना चाहता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, या हिंदी या अंग्रेजी में नहीं कर सकता, अन्य भाषा में करेगा, तो उसको अन्य भाषा के संबंध में अभिव्यक्त करने के लिए लोकसभा का होगा तो लोकसभा में अध्यक्ष, और राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा की अनुमति द्वारा। अगर ये दोनों नहीं है, उस सदन की अध्यक्षता जो कर रहा होगा वो अध्यक्ष क्या कर सकता है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। और यहां पर राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल में जो विधेयक आएंगे वो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आएंगे, और अगर हिंदी या अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई व्यक्ति, हाँ, अगर उस राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान है तो ऐसा कर सकता है। अगर राज्य की भाषा के संबंध में प्रावधान नहीं है और वहां पर संचालित होने वाली भाषाओं में कोई उसका सदस्य अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तो उस सदस्य को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए विधानसभा में होगा तो विधानसभा अध्यक्ष, और अगर विधान परिषद में होगा तो विधान परिषद सभापति ये प्रावधान कर सकते हैं कि उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान करे। तो ये आपके अन्य प्रावधान हो गए जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अलावा भाषा के संबंध में अन्य स्थानों पर उपबंध किए गए हैं। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।